हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आउटस्टैंडिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ लिया, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ लिया और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ लिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर कई अलग अलग मेथड्स होते हैं जिससे हम प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं। तो हम इन्हीं अलग अलग मेथड्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो डिफरेंट मेथड आर यूज्ड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर एज फॉलोज। तो कई सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला मेथड होता है प्रोपोर्शनल मेथड या फिर परसेंटेज मेथड। आप इसको प्रोपोर्शनल मेथड कहो या परसेंटेज मेथड कहो, ये हमारा वही मेथड है जो हमने प्राइस इलास्टिसिटी वाली वीडियो के अंदर देखा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये परसेंटेज मेथड वही मेथड है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपनी प्राइस इलास्टिसिटी वाली वीडियो के अंदर। वहां पर हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया था, कई न्यूमेरिकल भी सॉल्व करे थे वहां पर हमने। तो परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनल मेथड कोई अलग मेथड नहीं है, इसको आप देख सकते हो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी वाली वीडियो के अंदर। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख लेना उसको, या ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर बात करें हमारे सेकंड मेथड की, जो कि हमारा टोटल आउटले मेथड, तीसरा है हमारे सामने पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड और चौथा है हमारे सामने आर्क मेथड। तो टोटल हमारे सामने 4 मेथड होगा प्राइस इलास्टिसिटी को लेकर। तो एक एक करके हम इन सभी मेथड्स को डिस्कस करेंगे। अगर बात करूं मैं सबसे इंपॉर्टेंट मेथड की, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे सामने परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनल मेथड, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 90% चांस होते हैं कि आपके एग्जाम में परसेंटेज वाले मेथड से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी मेथड का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। लेकिन कई बार जो है दूसरे मेथड के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं और कई बार आ भी चुके हैं। तो अगर आपके सिलेबस में है तो आपको जरूर पढ़ने चाहिए बाकी मेथड्स भी। तो हम एक एक करके सभी मेथड्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल आउटले मेथड की। तो आज हम टोटल आउटले मेथड को अच्छे से समझेंगे, उसका न्यूमेरिकल करेंगे और साथ के साथ टोटल आउटले मेथड और परसेंटेज मेथड दोनों को आपस में कंपेयर भी करेंगे। दोनों का कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है, तभी आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनेगी कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमारे इस चैनल का मेन फोकस आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना होता है। जितना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर कमांड बनेगी। तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना ही हमारे इस चैनल का पहला मोटिव है। तो अगर बात करें टोटल आउटले मेथड की, टोटल आउटले मेथड क्या होता है? तो टोटल आउटले मेथड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक वर्ड आया है आउटले। आउटले का मतलब होता क्या है? आउटले का मतलब होता है लागत। लागत मतलब कॉस्ट। कॉस्ट को हम ये भी कह सकते हैं कि आपके जेब से जो पैसा खर्च हुआ। तो पैसा खर्च हुआ इसीलिए नाम पड़ा एक्सपेंडिचर। तो टोटल आउटले मेथड को एक और नाम से जाना जाता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस मेथड को टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम खर्चे को कैलकुलेट करते हैं। अभी तक हमने प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर हमारा पहला मेथड पढ़ा था, जो कि था हमारा परसेंटेज या प्रोपोर्शनल मेथड। उस मेथड के अंदर हमारा क्या था? प्राइस में चेंज आता है जिसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है। लेकिन ये मेथड हमें कहता है कि आपके प्राइस में चेंज आएगा जिसकी वजह से आपके खर्चों में चेंज आएगा। हम यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड को नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम किसको देखेंगे? खर्चों को, एक्सपेंडिचर को। तो यहाँ पर प्राइस में चेंज आने की वजह से खर्चों में चेंज आता है, एक्सपेंडिचर में चेंज आता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मान लो आप पेन खरीदने गए स्टेशनरी शॉप में, तो और 10 रुपए का एक पेन आपको मिला, तो आप 5 पेन लेके आए, तो आपका खर्चा कितना हुआ? 50 रुपए। 50 रुपए आपका एक्सपेंडिचर लगा। एक पेन 10 रुपए का, 5 पेन आप लेके आए, टोटल आपने 50 रुपए का खर्चा करा। अगर मान लो पेन का प्राइस 10 रुपए से बढ़ के 12 रुपए हो जाता है, यानी प्राइस के अंदर चेंज आ जाता है, तो अब आप 5 पेन लेके आओगे तो आपको कितने के पड़ेंगे? 60 रुपए के। पहले आपको 50 के पड़ते थे, अब आपको 60 के पड़ते हैं। आपके टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज आ गया, आपका टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारे एक्सपेंडिचर में चेंज आता है। तो एक्सपेंडिचर और प्राइस का आपस में रिलेशन तो है, ऐसा तो नहीं है कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों में रिलेशन तो है। तो यहाँ पर हम वही देखने वाले हैं कि प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारे एक्सपेंडिचर में चेंज आएगा। तो यहाँ पर हमारा बेस क्या होगा? प्राइस इलास्टिसिटी हम मेजर करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी कैन आल्सो बी मेजर ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन टोटल आउटले, या आप इसको एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारे टोटल आउटले में चेंज आएगा, या मैं कहूँ हमारे एक्सपेंडिचर के अंदर चेंज आएगा। तो जब हमने प्राइस इलास्टिसिटी का पहला मेथड पढ़ा था परसेंटेज मेथड, तो वहां पर हमने टोटल 5 टाइप की इलास्टिसिटी पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर जो हमारा दूसरा मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी का, यहाँ पर हम टोटल 3 टाइप की इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। पहला होगा हमारा इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, दूसरा होगा इलास्टिसिटी मोर देन 1, तीसरा होगा इलास्टिसिटी लेस देन 1। तो टोटल 3 टाइप की इलास्टिसिटी पढ़नी है। यहाँ पर हमने सबसे पहले इलास्टिसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो होगी हमारी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू इक्वल टू 1 आती है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट इलास्टिक, या फिर मैं कहूं यूनिटरी इलास्टिक। ये हमने देखा था अपने पहले मेथड के अंदर कि जब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है तो उसको हम यूनिटरी इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक बोलते हैं। तो इसके अंदर होने क्या वाला एक बार देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा? व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, द कमोडिटी इज सेड टू हैव यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? प्राइस के अंदर चेंज आएगा, वो तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर प्राइस में चेंज आने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं आने वाला। टोटल एक्सपेंडिचर हमारा सेम ही रहेगा। मतलब प्राइस में चेंज आएगा, प्राइस कम ज्यादा होगा, लेकिन उसके बावजूद टोटल एक्सपेंडिचर हमारा सेम ही रहेगा। अब ऐसा कब होता है, कौन से गुड्स में होता है, मैं आपको बताऊंगा, अभी हम बात करेंगे। तो ऐसा जब होता है कि प्राइस में चेंज आता है और हमारे एक्सपेंडिचर के अंदर चेंज नहीं आता, तो वहां पर हमारी प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 आती है। तो इसको हम यूनिटरी इलास्टिक के नाम से जानते हैं। तो ये सिचुएशन कौन सी होती है? एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारे सामने 2 केस हैं, केस 1 केस 2। तो पहला केस क्या कहता है उसको देखते हैं। प्राइस हमारे सामने 50 है और क्वांटिटी डिमांड हमारे सामने 4 है, यानी हमारे सामने कोई कमोडिटी है जिसका रेट 50 रुपए है और हम 4 यूनिट खरीदते हैं अगर उसकी, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा? 200 रुपए। 200 रुपए हमारे खर्च हुए। जबकि अगर मान लो उसका प्राइस कम हो जाता है, प्राइस 50 से 40 हो गया, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी।
प्राइस डिक्रीज हुआ 50 से 40 आया, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुई, क्वांटिटी डिमांड 4 से 5 हो गई। प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, लॉ ऑफ डिमांड तो काम कर रहा है। तो अगर 1 यूनिट का प्राइस 40 रुपए हो गया और अगर हम 5 यूनिट खरीदते हैं तो 40 × 5 200 रुपए, हमारे कितना खर्च हुआ 200 रुपए। पहले 50 रुपए प्राइस था तब भी हमारे 200 रुपए खर्च हो रहे थे। हमारा यहाँ पर फोकस क्वांटिटी डिमांड के ऊपर नहीं होगा, हमारा यहाँ पर फोकस होगा प्राइस और एक्सपेंडिचर के ऊपर। क्वांटिटी डिमांड हम जितना मर्जी खरीदें उस पर आपको फोकस नहीं रखना, आपको सिर्फ प्राइस और एक्सपेंडिचर पे फोकस रखना है। तो 50 रुपए जब प्राइस था तो हमारा एक्सपेंडिचर था 200 रुपए, प्राइस कम हुआ तो हमारा एक्सपेंडिचर तब भी 200 रुपए है। अब यहाँ पर प्राइस हमारा इंक्रीज होगा, तो प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा देखते हैं एक बार। प्राइस जब 100 रुपए था तो 3 यूनिट हमारी क्वांटिटी डिमांड थी, 300 रुपए हमारा एक्सपेंडिचर था। तो प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस हमारा 100 से 150 हो गया, तो 3 यूनिट की बजाय अब हम 2 यूनिट खरीदेंगे। प्राइस इंक्रीज हुआ तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर भी काम कर रहा है। 2 यूनिट खरीदेंगे तो तब भी हमारे 300 रुपए खर्च होंगे। तो प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद हमारा एक्सपेंडिचर 300 रुपए है और पहले भी हमारा एक्सपेंडिचर 300 रुपए था। अगर हम सिर्फ प्राइस और एक्सपेंडिचर को देखें तो प्राइस 100 रुपए था तब भी एक्सपेंडिचर 300 है, प्राइस 150 है तब भी एक्सपेंडिचर 300 है। हाँ वो बात अलग है, हमारी क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है, वो आप कह सकते हो कि हम क्वांटिटी डिमांड भी तो कम कर रहे हैं, वो अलग पॉइंट है। लेकिन आप सिर्फ अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर को देखो तो आपका यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकलेगा कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तब भी एक्सपेंडिचर सेम है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तब भी एक्सपेंडिचर सेम है। ऐसा हमारा कौन सा केस होता है, कौन से गुड्स में ऐसा होता है? आपका बहुत रिलेटेबल गुड्स बताता हूँ जो आपको डेली रूटीन में आता है, आपका पेट्रोल। आप जब पेट्रोल भराने जाते हो तो आप क्या करते हो, पेट्रोल का प्राइस जो मर्जी हो, हम पेट्रोल का प्राइस नहीं देखते कि 1 लीटर कितने का है। हम पेट्रोल पंप पे जाके क्या कहते हैं कि 200 का पेट्रोल भर दे, 300 का पेट्रोल भर दे, प्राइस चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, हम 200 का ही पेट्रोल भरा रहे हैं, 300 का ही पेट्रोल भरा रहे हैं। प्राइस 80 रुपए है तो भी हम 200 का पेट्रोल भरा रहे हैं, प्राइस 100 रुपए है तो भी हम 200 का ही पेट्रोल भरा रहे हैं। डेली रूटीन में भी हमारा ऐसे ही होता है। तो इस केस में क्या होता है, प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहता है। तो ये हो गया हमारा यूनिटरी इलास्टिक का केस। तो यहाँ पर हमारा जो डिमांड का बनता है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था हमारे प्राइस इलास्टिसिटी के पहले मेथड में भी। परसेंटेज मेथड में हमने देखा था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप की शेप होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। तो इस मेथड के अंदर आपसे डिमांड का बनाने का क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए कि जब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप बन सकती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ चाहे डिक्रीज हुआ, आपका एक्सपेंडिचर सेम ही है, आपके एक्सपेंडिचर के अंदर कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी की वैल्यू आती है वो इक्वल टू 1 आती है। दूसरा टाइप है हमारा इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, इसको हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड। हमने परसेंटेज मेथड के अंदर भी 5 इलास्टिसिटी के टाइप देखे थे, तो वहां पर भी अगर जब ग्रेटर देन 1 वाली इलास्टिसिटी होती थी तो उसको हम मोर देन यूनिट इलास्टिक या फिर जो है रिलेटिवली इलास्टिक बोलते थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो मोर देन 1 वाली इलास्टिसिटी है उसको हम इलास्टिक बोलते हैं। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, चेंज। मैंने आपको बताया था इलास्टिसिटी का मतलब ही चेंज होता है, तो यहाँ पर भी चेंज की बात आएगी। इलास्टिक का मतलब चेंज, प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारे एक्सपेंडिचर में चेंज आएगा, और जब वो चेंज ज्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक, और जब चेंज कम होता है तो उसको हम बोलते हैं इनइलास्टिक। हमने परसेंटेज वाले मेथड में डिस्कस किया हुआ है। तो when as a result of rise in price the total expenditure of a commodity fall, and as a result of a fall in price the total expenditure rises, the commodity is said to have more than unit elastic of demand or elastic। तो इस केस में जो कमोडिटी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोर देन यूनिट इलास्टिक। तो इसमें होता क्या है, इसमें हमारा राइज इन प्राइस होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर फॉल हो जाएगा। और अगर हमारा प्राइस फॉल होता है यानी प्राइस अगर हमारा कम होता है तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर राइज हो जाएगा। ये तो अपोजिट हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर फॉल हो रहा है, और जब प्राइस फॉल हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर राइज हो रहा है। तो प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, अपोजिट है। अब ये कौन से केस में होता है, कौन से गुड्स में होता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप केस 1 देखो, केस 2 देखो। केस 1 के अंदर क्या होगा, प्राइस पहले 500 था, क्वांटिटी डिमांड हमारी 1 थी, एक्सपेंडिचर हमारा 500 है, फिर हमारा प्राइस कम हो गया, प्राइस 500 से 300 हो गया। तो प्राइस कम होने की वजह से क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांड हमारी इंक्रीज हो गई और एक्सपेंडिचर हमारा 500 से 600 हो गया। यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है, प्राइस डिक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है। अब अगर बात करें प्राइस और एक्सपेंडिचर को, हमें इन दो चीजों को देखना है। यहाँ पर जब प्राइस हमारा 500 था तो हमारा एक्सपेंडिचर 500 था, प्राइस हमारा 500 से 300 हो गया, एक्सपेंडिचर हमारा 600 हो गया, यानी प्राइस हमारा डिक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज हो गया। यही हमने देखा था, यहाँ पर अपोजिट रिलेशन था, प्राइस फॉल होगा तो एक्सपेंडिचर राइज हो जाएगा, जो यहाँ पर हो रहा है। लेकिन ये कौन से गुड्स में होता है, ये होता है हमारा जनरली लग्जरी गुड्स के अंदर। लेकिन हम इसको अपने डे टू डे रूटीन में भी देखते हैं। अगर मान लो आप मार्केट में कहीं घूमने गए, आपको कोई टी शर्ट दिखी जो कि है 500 रुपए की, आपको बहुत पसंद आ गई वो टी शर्ट, लेकिन आपके पास 500 रुपए नहीं है। आप सोचोगे कल आऊंगा, कल ये टी शर्ट लेके जाऊंगा, तो आप अपने घर से जो है पैसे लेके आए, अगले दिन आप मार्केट में आए, आपने सोचा कल वाली टी शर्ट लेके जाता हूँ, तो जैसे ही आप उस शॉप पे गए वहां पर टी शर्ट जो है 500 की जगह 300 की मिलने लग गई, तो वहां पर सेल लग गई 500 की टी शर्ट 300 में, तो आप तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, यार ये टी शर्ट कल मैंने 500 में देखी थी, अच्छा हुआ नहीं लिया, 300 में मिल रही है, एक काम करता हूँ 2 ले लेता हूँ। तो जो आप कल 500 रुपए की 1 लेने वाले थे, आज प्राइस 500 से 300 हुआ तो आप 2 लेने लग गए। यानी अगर प्राइस 500 रुपए होता तो आपका एक्सपेंडिचर भी 500 रुपए होता, आप 1 टी शर्ट खरीदते, लेकिन प्राइस कम हुआ तो आपने जो है अपनी डिमांड बढ़ा दी, आप 2 खरीदने लग गए। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि हम प्राइस को लेकर कितने सेंसिटिव है। प्राइस जैसी हमारा कम हुआ, हमने अपनी क्वांटिटी डिमांड बढ़ा दी, यार आज 300 में मिल रही है, इसको खरीद लेते हैं,
बहुत बढ़िया टी शर्ट है। तो जैसी 500 की 300 में हुई, आपने 2 परचेस कर ली, 600 की हो गई। प्राइस कम होने की वजह से आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। तो यही अगर बात करें केस 2 की, जहां पर प्राइस इंक्रीज होगा, तो प्राइस पहले 200 था, हमारी क्वांटिटी डिमांड 3 थी, हमारा एक्सपेंडिचर 600 था। प्राइस जो है 200 से 400 पे आ गया। प्राइस इंक्रीज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, हमारा एक्सपेंडिचर 400 हो गया। तो प्राइस इंक्रीज होने से हमारा एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया। तो यहां पर हमारा प्राइस और एक्सपेंडिचर का अपोजिट रिलेशन होता है। प्राइस डिक्रीज हुआ तो हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ तो हमारा एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है, प्राइस इंक्रीज एक्सपेंडिचर डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज एक्सपेंडिचर इंक्रीज। इस केस में हमारी इलास्टिसिटी कौन सी आती है? ग्रेटर देन 1। तीसरा है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1। इसको हम इनइलास्टिक भी बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन प्राइस, total expenditure of a commodity rises, and as a result of fall in price, total expenditure falls. The commodity is said to have less than unit elastic. Elasticity less than 1 होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? less than unit elastic, या इसको हम बोल सकते हैं inelastic। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्राइस राइज हो रहा है, एक्सपेंडिचर भी राइज हो रहा है, और प्राइस फॉल हो रहा है, एक्सपेंडिचर भी फॉल हो रहा है। यानी प्राइस बढ़ने से हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं और प्राइस कम होने से हमारे खर्चे कम हो रहे हैं। तो ये किस केस में होता है? ये होता है हमारे नेसेसरी गुड्स के अंदर। यानी जो हम नेसेसरी गुड्स है, हमारे इसेंशियल आइटम है, जिसको हम डेली यूज में यूज करते हैं, यानी हमारे घर का जो सामान आता है वो सब हमारा इस केस में कवर होता है। तो केस 1 की अगर हम बात करें, प्राइस 50 रुपए है, क्वांटिटी डिमांड हमारी 5 है, एक्सपेंडिचर हमारा 250 हो गया। प्राइस हमारा कम हो गया, 30 रुपए हो गया, तो क्वांटिटी डिमांड हमारी 6 हो गई और एक्सपेंडिचर हमारा 180 हो गया। प्राइस डिक्रीज होने से हमारा एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया। अब ये किस केस में होता है? ये होता है हमारा जो डे टू डे रूटीन, डेली रूटीन का जो हमारा सामान होता है, या मैं कहूं नेसेसरी गुड्स के केस में। अगर मान लो आटा 50 रुपए किलो है, तो हम 5 किलो आटा खरीदेंगे तो 250 रुपए का पड़ेगा। और वही आटा अगर 30 रुपए हो गया तो हम क्या कहेंगे? आटा ज्यादा खाएंगे, रोटी ज्यादा बनेगी भैया घर में, तो आटा जो है 5 किलो से बढ़ के हम 6 किलो खरीदना शुरू कर देंगे। बहुत ज्यादा तो खरीदेंगे नहीं, ऐसा तो है नहीं हम हर रोज रोटी खाते रहेंगे, हम चावल भी तो खाएंगे। तो प्राइस डिक्रीज होने से हमारा एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो हमारा होता ही है। तो जब हम कहते हैं कि डे टू डे आइटम जो है वो महंगी हो गई, तो हमारा घर का खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारे सामान जो है सस्ता मिलने लग गया, तो हमारे घर का खर्चा कम हो जाता है। तो अगर बात करें हम प्राइस इंक्रीज होने की, तो प्राइस जब 100 रुपए था तो हम 5 यूनिट खरीदते थे 500 रुपए के। प्राइस हमारा इंक्रीज हो गया, 100 से 150 हो गया, तो हमारा एक्सपेंडिचर 600 हो गया। तो प्राइस जब 100 था, एक्सपेंडिचर 500 था, प्राइस इंक्रीज हुआ, हमारा एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्राइस इंक्रीज होने से एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, और प्राइस डिक्रीज होने से एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये केस हो गया हमारा लेस देन यूनिट इलास्टिक का, यानी इलास्टिसिटी यहाँ पर आएगी लेस देन 1। अभी तक देखो हमने तीनों केस देख लिए, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी लेस देन 1, इलास्टिसिटी मोर देन 1। अभी तक आपको इस मेथड के अंदर कहीं पे भी जो है कोई फॉर्मूला नहीं मिला, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली इलास्टिसिटी की। आप सिर्फ इतना ही बता पाए कि इलास्टिसिटी कम है, ज्यादा है, या इक्वल टू 1 है। बाकी आप इससे ज्यादा कुछ नहीं बता पाए, क्योंकि ये मेथड हमें फॉर्मूला नहीं देता। ये मेथड हमें क्या कहता है? इट शुड बी नोटेड दैट बाय दिस मेथड वी कैन ओनली से वेदर द डिमांड ऑफ अ गुड इज इलास्टिक और इनइलास्टिक, बट वी कैन नॉट फाइंड आउट द एग्जैक्ट कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर इस मेथड के अंदर हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमारी कमोडिटी की डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। हम कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। मैंने आपके लिए सिंपल कर दिया, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे इस चैनल का मोटिव होता है कि हम जो है चीजों को सिंप्लीफाई करें आपके लिए। एक अच्छा टीचर वही होता है जो आपकी चीजों को सिंप्लीफाई कर दे। क्या होता है वो हर कोई बता देगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि ऐसा क्यों होता है, एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में उसका रीजन बताना, ताकि आपको चीजें समझने में आसान हो, याद करने में आसान हो, आप उसको अच्छे से एग्जाम में प्रेजेंट कर पाओ। वो आपको सिर्फ इस चैनल पे ही मिलेगा। हम कभी भी ये नहीं कहते कि बस ये ऐसा ही होता है, प्राइस इंक्रीज होता है तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, प्राइस डिक्रीज होता है तो एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है। ये आपको किताब में मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आप हमारी वीडियो देख रहे हो, इसके लिए आप हमारी क्लास को देख रहे हो, और साथ के साथ हम कोशिश भी करते हैं कि आपके लिए चीजों को सिंप्लीफाई करें। तो उसके लिए यहाँ पर हमने टेबल बना ली, प्राइस के अंदर चेंज आएगा, जिसकी वजह से हमारे टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 कब होता है? जब प्राइस इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। यहाँ पर हमारी एक्सपेंडिचर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पर प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। और जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है तो क्या होता है? प्राइस इंक्रीज होने पर हमारा एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है, प्राइस डिक्रीज होने पर हमारा एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर प्राइस और एक्सपेंडिचर जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इसलिए यहाँ पर जो रिलेशन है वो प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में वो पॉजिटिव रिलेशन होता है। यही बात करें हम, तीसरा हमारा ये सी होगा यहाँ पर, तो ये हमारा मोर देन 1। तो इस केस में क्या होगा? प्राइस इंक्रीज होता है, एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है, प्राइस डिक्रीज होता है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं प्राइस और एक्सपेंडिचर, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन है। तो आपका काम आसान हो गया, इस टेबल के थ्रू आप पूरा एक्सपेंडिचर मेथड को रिवाइज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर मेथड को रिलेट करेंगे और कंपेयर करेंगे किससे? परसेंटेज मेथड से, और उसकी वजह से आपकी एक्सपेंडिचर मेथड को समझने की अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ेगी। तो आप ये देखो नोट क्या कहता है, तो ये हमने परसेंटेज वाले मेथड के अंदर पढ़ा था। तो हमें पता है जब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है तो उस केस में क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड भी चेंज आता है। लेकिन कैसा चेंज होता है? इक्वल चेंज होता है। इलास्टिसिटी मोर देन 1 क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, यानी क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। तीसरा है हमारा इलास्टिसिटी लेस देन 1, मतलब यहाँ पर क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस, यानी यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज कम होगा एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। तो ये हमने देखा था परसेंटेज मेथड के अंदर, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी लेस देन 1, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। यहाँ पर भी हमारी 3 टाइप की इलास्टिसिटी आती है,
एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो इक्वल टू 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। तो अगर मैं न्यूमेरिकल से इन दोनों मेथड को रिलेट करूं तो न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज -0.2। तो यहां पर हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल कर दे रखा है, हमें निकालना नहीं है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें निकाल कर दे रखा है -0.2। और ये कौन से मेथड से निकला होगा? -0.2 एग्जैक्ट वैल्यू बता रखा है। और जब भी आपको कोई मेथड ना बताए तो आप मान के चलो कि बाय डिफॉल्ट वो परसेंटेज मेथड से ही निकला है। मैंने आपको बोल रखा है कि परसेंटेज मेथड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और इंपॉर्टेंट मेथड है। तो जब भी प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू दी हो तो आपको ये नहीं सोचने बैठना कि ये कौन से मेथड से निकला है, आप अज्यूम करके चलो, मान के चलो कि ये परसेंटेज मेथड से निकला है। तो प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू निकल के आई है -0.2। हाउ विल द एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स बी अफेक्टेड इफ देयर इज अ 10% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड? तो यहां पर ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपके एक्सपेंडिचर में कैसा इफेक्ट आएगा अगर आपके गुड्स का प्राइस 10% से इंक्रीज हुआ है। तो अभी हमसे क्या कह रहा है? ये हमसे कह रहा है कि हमने आपको दो चीजें बता दी, एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरी कि प्राइस 10% से इंक्रीज हुआ है। तो दो बातें हमने आपको बता दी। अब आप हमें ये बता दो कि ये जो एक्सपेंडिचर के अंदर कैसा इफेक्ट आएगा प्राइस में चेंज आने की वजह से। प्राइस तो इंक्रीज हुआ है तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये हमें बता दो। तो ये हम कैसे बताएंगे? हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखा है। तो हमारा परसेंटेज मेथड क्या कहता था? परसेंटेज मेथड का हमारा फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं पता, लेकिन हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस पता है और हमें इलास्टिसिटी की वैल्यू भी पता है। तो हम आराम से निकाल लेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2। माइनस साइन का मतलब होता है नेगेटिव, यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव साइन को हम इग्नोर करते हैं। हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है? 2%, जबकि हमारा चेंज इन प्राइस कितना है? 10%। तो क्वांटिटी डिमांड के अंदर 2% का चेंज है, प्राइस के अंदर 10% का चेंज है, यानी प्राइस के अंदर चेंज ज्यादा है, क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज कम है। तो जब भी हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लेस होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, यानी प्राइस में चेंज ज्यादा होता है और क्वांटिटी डिमांड में चेंज कम होता है, तो हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आती है? लेस देन 1। अब अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर इलास्टिसिटी लेस देन 1 का मतलब क्या होता था? प्राइस इंक्रीज एक्सपेंडिचर इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज एक्सपेंडिचर डिक्रीज, यानी प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच सेम रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ता है, प्राइस के कम होने से एक्सपेंडिचर कम होता है। अब अगर इसको हम एक्सपेंडिचर मेथड से कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड कहता है हमें कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर इलास्टिसिटी लेस देन 1 आती है, यहां पर भी हमारी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 2% है, जबकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10% है। अगर हम इसको एक्सपेंडिचर मेथड से कंपेयर करें तो इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यहां पर हमारी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितनी है? 2%। हमने निकाली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 2% इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर आपकी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लेस होती है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना? 10% हमें गिवन था। तो उस केस में आपकी कमोडिटी, आपके गुड की प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होती है? इनइलास्टिक, या मैं कहूं लेस देन यूनिट इलास्टिक होता है। और जब एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर इनइलास्टिक का केस आता है तो उस केस में हमारा प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में काम करता है। तो यहाँ पर भी हमारा इनइलास्टिक का केस है, तो एक्सपेंडिचर के अंदर जो चेंज आएगा वो सेम डायरेक्शन में आएगा जैसा चेंज प्राइस के अंदर आएगा। तो हमें क्वेश्चन के अंदर प्राइस के अंदर चेंज बता रखा था कि प्राइस जो है 10% से इंक्रीज हुआ, तो प्राइस 10% से इंक्रीज हुआ तो हमारा एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करेगा। इलास्टिसिटी जब लेस देन 1 होती है तो एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जाते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारी कमोडिटी के अंदर एक्सपेंडिचर में किस तरीके का इफेक्ट आ रहा था, पॉजिटिव की नेगेटिव, प्राइस इंक्रीज होने से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था कि कम हो रहा था, वो हमने पता लगा लिया। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस वीडियो का फीडबैक जरूर देना। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर ज्वाइन कर लो। आप मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।